हेलो साथियों, आज फाइनली मैं 10th क्लास का पहला चैप्टर लेकर आपके बीच आ चुका हूँ। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर के। तो दोस्तों, जैसा कि ये रियल नंबर है, अगर मैं इस चैप्टर से अगर बात करूँ तो इस चैप्टर से हमें 1 से लेकर 5 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी 1 से 5 नंबर तक के परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं जिन्हें हमें हल करना होता है। अगर ज्यादा से ज्यादा आएंगे तो 5 नंबर और कम से कम आएगा तो 1 नंबर। इतना का क्वेश्चन तो इस चैप्टर से बनता ही बनता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या है। हम वास्तविक संख्या जानने से पहले हम कुछ और भी संख्याओं के बारे में जानेंगे। जैसे कि हम सबसे पहले जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या है। तो कहेंगे कि गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे में अगर हम यहाँ पर कहें कि गिनती की संख्या, तो गिनती की संख्या का मतलब क्या हुआ कि हम गिनती के लिए 1, 2, 3 ऐसे कोई यूज करते हैं। तो ये सारे हमारे प्राकृतिक संख्या होते हैं और इनका कोई अंत नहीं होता है, इसलिए हम इन्हें अनंत तक ले जाते हैं और इसे हम इस चिन्ह से सूचित करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि प्राकृतिक संख्या को किससे सूचित करते हैं, तो प्राकृतिक संख्या को हम n से सूचित करते हैं। परीक्षा में सबसे ज्यादा अगर मतलब परीक्षा में पूछा जाए या फिर ऐसे पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो हम अगर यहाँ से देखेंगे तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होता है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो वो अनंत होता है। तो हमारे लिए एक ये जो पॉइंट है वो VVI है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। इस अगर प्राकृतिक संख्या से बात करें तो प्राकृतिक संख्या के जस्ट बाद आता है अपना पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या बोले तो होल नंबर, यानी कि गिनती की संख्या में जब हम शून्य को मिला देते हैं तो उससे जो संख्याएं बनती है उसे हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या को हम W से सूचित करते हैं। और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसका हमें एग्जाम्पल हो जाएगा 0, 1, 2, 3 डैश डैश, जहां तक भी आप चले जाओ। उसके अलावा अब इसके बाद जो अगला हमारा पॉइंट आता है वो आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या बोले तो इंटीजर नंबर, ये क्या होते हैं, तो यदि हम पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर दें, ऋणात्मक के बोले तो मतलब क्या कि माइनस वाले संख्याओं को, धनात्मक के मतलब कि प्लस वाले संख्याओं को, ऋणात्मक पॉजिटिव नेगेटिव संख्याओं को अगर हम शामिल कर देते हैं तो उससे जो संख्या बनकर आती है वो हमारी होती है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या यानी -3, -2, -1, ये सारी चीजें होती है पूर्णांक संख्या। आगे हम चलते हैं, ऋण या अभाज्य संख्या क्या कहते हैं। प्राइम नंबर क्या है, तो वह संख्या जिसमें एक और स्वयं से छोड़कर किसी और संख्या से भाग न लगे उसे हम बोलते हैं ऋण संख्या। जैसे में कि 2, 3, 5, 7, 13 ये सारे चीज क्या होंगे, 19, 23 ये सब क्या होंगे, तो ये सब हमारे होंगे ऋण संख्या यानी अभाज्य संख्या। ये इसमें केवल एक से और स्वयं से ही भाग लगेगा, दूसरा किसी से भी भाग नहीं लगेगा। इसके अलावा अगर चले तो हम आगे देखते हैं कि हमसे परीक्षा में पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होता है वो दोस्तों होता है हमारा 2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी ये एक VVI क्वेश्चन हमारा परीक्षा में बन के आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो उसको हम बोलेंगे कि 2 है। एक क्या है, तो एक दोस्तों अभाज्य संख्या नहीं है। तो यहाँ से हम अब जानेंगे कि 2 हमारा क्या होगा, अभाज्य संख्या। तो ये जो 2 पॉइंट है वो VVI पॉइंट है। बाकी की ये सारी चीजें हमें जनरल नॉलेज के लिए, सामान्य जानकारी के लिए ये सारी चीजें जाननी जरूरी है। उसके अलावा हम अभी और भी आगे जानेंगे, उसके लिए देखते हैं। अब साथियों, अब हम देखते हैं यहाँ पर परिमेय संख्या को। तो परिमेय संख्या का मतलब क्या हुआ कि वे संख्या जो P/Q के रूप में हो उसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे 2/5, -2, 5/2, 4, 0, 3/5 ये सारी चीजें होंगी आपका परिमेय संख्या, क्योंकि ये P/Q के रूप में है। वहीं अगर हम अपरिमेय संख्या की बात करें तो वे संख्या जो P/Q के रूप में नहीं हो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में कि √2, √3, 1/√2, 8/8√2 ये सारी चीजें होंगी अपरिमेय संख्या। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि परिमेय संख्या के अलावा जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन परीक्षा में ये सारी चीजें नहीं पूछे जाती हैं। परीक्षा में कुछ अलग ढंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम उसी क्वेश्चन को करते हैं, जिसके लिए मैंने पहले से ही कुछ पीछे के पूछे गए क्वेश्चन को मैंने इकट्ठा किया है और आपके बीच इसको दिखाना चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि मैं एक आग्रह करूंगा कि यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और आपके मन में कोई भी अगर सवाल हो तो आप हमें कमेंट में अपना
सवाल पूछ सकते हैं। चलिए तो हम आगे की पढ़ाई को यहाँ से जारी करते हैं और देखते हैं कि आगे हमें कौन कौन से क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको हम देखते हैं। ठीक, धीरे धीरे करके हम पूरे क्वेश्चन को करेंगे, जो एनसीईआरटी के बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको करेंगे, लेकिन अभी हम फिलहाल में जो पूछे गए हैं क्वेश्चन उनको भी करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल से आपको 10th क्लास की एक बहुत ही अच्छी तैयारी होगी, तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल से जुड़िए। यहाँ पर रोज नए नए वीडियो आपको मिलेंगे जो कि एनसीईआरटी के बुक को पूरे कवर करते हुए मिलेंगे और एक एक पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए मिलेंगे। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमसे परीक्षा में पूछा जाता है कि √2 एक संख्या है, एक है, केवल ऐसे पूछ दिया जाता है कि √2 एक है और हमें ऑप्शन में दे दिया जाता है कि परिमेय संख्या, ऑप्शन में दे दिया जाता है अपरिमेय संख्या, ऑप्शन में दे दिया जाता है प्राकृत संख्या और ऑप्शन में दे दिया जाता है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम यहाँ पर अगर देखें √2 क्या है, तो √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि जब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये संख्याएं चलती जाती है, इनका मतलब वो रुकती नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ चांस तक चले उसके बाद रुक जाए, ऐसा नहीं होता, ये चलती ही जाती है। तो इसलिए ये क्या होंगी? अपरिमेय संख्या होंगी। तो हमारा आंसर होगा अपरिमेय संख्या। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे परीक्षा में क्या पूछा गया है उसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? ठीक, इसको मैं लिख सकता हूँ कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। दोस्तों हमें यहाँ पर चेक करना है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है, हमें परिमेय संख्या को बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है √3, ऑप्शन बी में दिया गया है 2√2/√2, ठीक, ऑप्शन सी में दिया गया है 4 + √5, ठीक, ऑप्शन डी में दिया गया है √6। हमें बताना है कि कौन इसमें परिमेय संख्या है। अगर हम √3 की बात करें तो √3 अपरिमेय है, लेकिन हमसे क्या पूछा गया है कि कौन परिमेय है। आगे चलिए, बी को हम अभी छोड़ते हैं। ठीक, सी पर आते हैं। इसमें पूछा गया है 4 + √5, ठीक, इसको पूछा गया है। तो यहाँ पर तो 4 परिमेय हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर √5 जो होगा वो क्या होगा? अपरिमेय होगा। और परिमेय अपरिमेय का योग, गुणनफल, अनुपात या फिर अंतर हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, तो ये भी नहीं होगा। √6 जो होगा ये भी नहीं होगा। हमारा एक ऑप्शन बचा है बी। बी में अगर देखें तो यहाँ पर 2 है, √2 है, √2 है। इस √2 से ये √2 खत्म हो जाएगा, अपना कितना बचेगा? केवल 2। यानी कि हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? बी नंबर होगा। इसी साल परीक्षा में 2020 में सेम क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन यहाँ पर केवल √3 कर दिया गया था। ठीक, तो उससे कोई मतलब नहीं, फिर से √3 से √3 खत्म हो जाएगा, अपना बच जाएगा केवल 2 और यही हमारा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। ये इस साल पूछा गया था 2020 में। ठीक, इस चीज को याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है? दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम, ठीक, अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है? दोस्तों दो परिमेय संख्याओं के बीच अगर हम अधिकतम परिमेय संख्या की बात करें ना, तो वो हमारा होता है अनंत, यानी इसका कोई अंत नहीं होता है। बहुत से परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, अनंत होता है। ठीक, इस चीज को आप याद रखेंगे या फिर इसको आप याद कर लेंगे, ये चीज होंगे। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है, इसलिए और क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं, इसलिए आप इन सभी को जरूर ही अपने कॉपी में नोटबुक करके रख लेंगे, या फिर मैं इस अंत में आप स्क्रीनशॉट भी करके इनको आप अपने मोबाइल में रख सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? ठीक, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है?
अगर इसकी हम बात करें, हमें ऑप्शन में दिया गया है ए नंबर में 64/36 और ये रूट के अंदर है। बी नंबर में दिया गया है √81। सी नंबर में दिया गया है √2.5, ठीक, 2.5 और डी में दिया गया है √49/9। हमें बताना है कि कौन सा होगा। दोस्तों 64 का वर्गमूल होता है 8 और 36 का वर्गमूल होता है 6। तो 8/6 क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। 81 का वर्गमूल होता है 9, क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। 49 का वर्गमूल होता है 7 और 9 का होता है 3, क्या होगा? परिमेय संख्या। अपना बच गया कौन? 2.5, यानी यही क्या होगा? अपरिमेय संख्या। तो हमारा आंसर हो जाएगा कितना? सी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला हमें क्वेश्चन दिया गया है कि 1/√3 संख्या है। केवल हमसे पूछा गया था कि 1/√3 संख्या है, ठीक। अगर इसको हम बात करें तो हमें क्या मिलेगा कि जो एक है उसका तो एक परिमेय हो गया, लेकिन √3 अपरिमेय होगा। और परिमेय और अपरिमेय का योगफल, अंतर, गुणनफल या फिर अनुपात हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है। यानी कि हमारा 1/√3 क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला हमें क्वेश्चन दिया गया है कि 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखें, ठीक। इसको हमें 1/34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पर अगर इसका हम हल निकालें तो हमें 1.34 को हम केवल 134 लिख देंगे। दशमलव के लिए दोस्तों 1 बैठाते हैं, 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 जीरो बैठाएंगे, 2 से कट जाएगा, 6 दूना का 12, 7 दूना का 14, ये हो जाएगा 50 दूना का 100। तो हमारा हो जाएगा 67/50 और यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 0.6 पर रेकरिंग, इसको हम रेकरिंग पढ़ते हैं, ठीक, को परिमेय संख्या के सरल रूप में व्यक्त करें, ठीक। ये हमें क्वेश्चन दिया गया था, ठीक। ये सारे पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो देखिए दोस्तों, इस टाइप को अगर हम इसको बनाकर चलते हैं ना तो ये काफी लंबा बनता है। आप डायरेक्ट याद रखेंगे कि यहाँ पर 6 हो गया, ठीक। जितना पर रेकरिंग होगा उतना हम नीचे 9 लगाएंगे। एक अंक केवल 6 है तो केवल 6 के लिए 6 लिख देंगे, और जितने पर रेकरिंग है उतना 9। तो केवल 6 पर रेकरिंग है तो हम एक 9 बैठाएंगे। यहीं पर अगर 66 होता तो हम 2 रेकरिंग 2 9 बैठाते, ठीक। अगर यहीं पर 67 होता तब भी हम कितना 2 9 बैठाते, और यहाँ पर 67 का 67 लिखते हैं। तो ये 6/9 हो जाएगा। कटाएंगे, 3 दूना का 6 और 3 तिया 9, यानी कि 2 बटे कितना हो जाएगा? 3, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये थे कुछ पूछे गए क्वेश्चन, लेकिन इसके अलावा भी एक और क्वेश्चन है जो हमें हर साल परीक्षा में पूछा जाता है, उसको भी आप देखते चले। हमसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाई एक संख्या है, पाई एक संख्या है। आप सब जानते हैं इसको हम पाई पढ़ते हैं, ठीक। और इस पाई का मान होता है 22/7 अगर इसकी मान की बात करें। और जब इसी 22 में 7 से हम भाग कर देंगे तो 3.14 होता है। भाग करके आप देख लेंगे तो हो जाएगा यहाँ से कितना? 7 21 -1 होगा, ठीक। दशमलव बैठाएंगे, 0 7 एकम 7 जाएगा, 3 हो जाएगा, दशमलव हो गया, 0 7 चौक 28। यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है। तो इस पाई को कहते हैं कि ये पाई एक संख्या है। हर साल परीक्षा में पूछा जाता है, पाई एक संख्या है, तो इसको हम बोलेंगे कि यह अपरिमेय संख्या है। इस चीज को याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन की पाई एक संख्या है तो इसको हम बोलेंगे कि अपरिमेय संख्या है। लेकिन यही यदि पूछा जाए
कि 22/7 एक संख्या है, एक संख्या है, तो इसको हम बोलेंगे कि यह परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है। ठीक, तो हमसे अगर पूछा जाए कि पाई एक संख्या है तो बोलेंगे कि अपरिमेय संख्या है, जबकि यदि बोला जाए कि 22/7 एक संख्या है तो इसको बोलेंगे कि परिमेय संख्या है। वीडियो देखते जाइए, लास्ट में इन सारी चीजों को अपने कॉपी में या फिर नोटबुक में आप नोट कर लेंगे, क्योंकि ये सारी पूछे हुए क्वेश्चन है और इन सबको आपको आसानी से जानकारी होनी चाहिए। ठीक, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। अब हम अगला जो चलेंगे वो हमारा होगा वास्तविक संख्या। ठीक, तो इसके बारे में अब हम देखते हैं यहाँ पर वास्तविक संख्या के बारे में, जो कि हमारा चैप्टर का नाम है। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को या फिर सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे हम आर से सूचित करते हैं। अब इस वास्तविक संख्या के बारे में हम और पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं महत्तम समप्रवर्तक क्या होता है। तो महत्तम समप्रवर्तक वह संख्या जो दी हुई संख्या को पूरी पूरी विभाजित कर दे, उसे हम महत्तम समप्रवर्तक कहते हैं, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसे हम HCF से सूचित करते हैं। और महत्तम ज्ञात करने के हमारे पास दो विधियां होती है, एक भाग विधि और एक गुणनखंड विधि। दोनों विधि हम सीखेंगे आगे के क्वेश्चन में। अब हमारा आता है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी एकदम VVI टॉपिक जो हमारा है, वो आता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। तो कहेंगे कि जब किसी संख्या ए में बी से भाग दिया जाता है तो भागफल क्यू तथा शेषफल आर प्राप्त होता है। इसे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। यानी सूत्र जो हमारा तो होता है वो भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेष। यानी कि जब हम किसी संख्या ए में बी से भाग देते हैं तो भागफल क्यू तथा शेषफल आर प्राप्त होता है। इसे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। ये सारी संख्याएं थी जिनके बारे में हमें जानकारी जुटानी थी दोस्तों, जिसके बारे में हमने टोटल संख्याओं के बारे में देख ली, कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर कर लिया। अब हम जो उठाएंगे वो बुक से क्वेश्चन उठाएंगे, जो कि हमारे चैप्टर में जो जो क्वेश्चन दिया गया है उसको हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप ऐसा करें कि वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर जरूर करें, और भी अच्छा लगे तो लाइक करें। ठीक, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन और आंसर की ओर, जो कि हमारे बुक से है। ठीक, क्वेश्चन आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा। ठीक, उससे पहले मैं यहाँ पर थोड़ा एक्सरसाइज लिख दूं। जो हमारा एक्सरसाइज 1.1 है। ठीक, और जो हमारा पेज नंबर है वो पेज नंबर है 8। ठीक, जो पेज नंबर है वो है 8। ठीक, तो इसको अब हम यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि एक नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक, इस चीज को हम यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके हमें HCF ज्ञात करना है। और हमें क्वेश्चन क्या क्या दिए गए हैं मैं उसको एक बार लिख देता हूँ। पहला नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है वो बोला है कि 135 और 225 है। 225 का HCF ज्ञात करना है। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन हमें दिया गया है उसमें बोला गया है कि 196 और 38220 का हमें HCF ज्ञात करना है। और जो हमारा तीसरा नंबर है उसमें बोला गया है कि 867 और 255 का HCF हमें ज्ञात करनी है। चलिए इन सारे क्वेश्चंस को हम देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमें जो निकालना है वो यूक्लिड विभाजन के अनुसार निकालना है। तो हम देखेंगे कि इन दोनों में बड़ा कौन है, यानी 135 और 225 में बड़ा कौन है। तो जाहिर सी बात है कि 225 बड़ा है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 225 को 135 से भाग देंगे तो ये हमें एक मत में जाएगा, 135 होगा। 5 में से 5 को घटाएंगे 0 होगा। 2 में से 3 नहीं जाएगा, कैरी देंगे 12 होगा। 12 में से 3 जाएगा तो 9 और 3 12 हो जाएगा। यानी कि ये हमारा जो होगा वो केस फर्स्ट हो जाएगा। ठीक, या फिर इसको आप चरण भी लिख सकते हैं कि चरण फर्स्ट। यानी कहने का मतलब क्या है
कि 225 में हमने 135 गुणा 1 और प्लस 90 करेंगे, ठीक, तब हमारा ये होगा, ये केस फर्स्ट का होगा। अब हम क्या करेंगे कि हमारा जब तक हम ये काम कब तक करेंगे, जब तक कि हमारा जो शेषफल हो वो शून्य ना आ जाए, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे कि इस 90 को उठाकर इसे 135 से अब हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो जब ऐसा करेंगे तो ये फिर एक मार्क में जाएगा और यहाँ पर होगा कितना, 90, तो ये 5 हो जाएगा और 9 4 13, 9 10 11 12 13, सही है, ठीक। तो अब हमें क्या मिलेगा कि यहाँ से अगर हम करें तो 135 बराबर कितना होगा, 90 गुणे 1 प्लस 45, ठीक। तो ये एक हमारा हो गया और इसको हम नाम देंगे केस सेकंड, ठीक। अभी भी हमारा 0 नहीं आया, तो अब हम क्या करेंगे कि अब 45 में हम 90 से भाग देंगे, इसको उठाकर इसे उठाकर इसे, ठीक। तो जब हम करेंगे तो 45 गुना कितना हो जाएगा, 90, और ये हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कि 90 इक्वल टू 45 गुणे 2 प्लस कितना 0, क्योंकि हमारा शेषफल 0 आया है, और इसको हम नाम दे देंगे कितना, केस थर्ड, ठीक। तो इस प्रकार जो हमारा एचसीएफ निकल कर आएगा वो हमारा हो जाएगा कितना, 45, और यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर। तो ये था एक नंबर के क्वेश्चन का हल। आगे चलते हैं दूसरे नंबर पर। दूसरा नंबर क्या कर रहा है इसको भी देखते हैं। अब इसमें अगर हम 12 की बात करें तो जाहिर सी बात है कि 38,220 ये 12 है, ठीक। तो इसको हम डालेंगे अंदर और इसको हम लेंगे बाहर, यानी बड़ा वाला जो होगा वो घर से बाहर होगा, जो बड़ा वाला होगा घर के अंदर होगा, छोटा वाला घर से बाहर। इसको जैसे हम भाग बनाते हैं वैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसे एक मर्त में लेंगे, तो यहाँ पर अगर एक मर्त में लेते हैं तो 196 होगा, ठीक। जब देखेंगे तो 12 में से 6 जाएगा 6 होगा, ठीक। ये हो जाएगा कितना 7, हार्सिन देगा तो 17 होगा, 9 8 17 यानी 8 हो जाएगा यहाँ पर। ये 2 में से 1 जाएगा 1 होगा, फिर यहाँ से 2 उतरेगा। अब हम इसको लेंगे 9 मर्त में, ठीक। तो 9 छक 54 का 4 हाथ में लगेगा 5, 9 81 5 86 के 6 हाथ में लगेगा 8, 9 और 8 हो जाएगा कितना 17। इसको हम खत्म कर देते हैं, माइनस करेंगे। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा कितना 12 8 4 12 8 होगा, ये कितना होगा 5, 15 में से 6 जाएगा 9 हो गया, ये क्या हो जाएगा खत्म। अपना यहाँ से उतरेगा कितना 0। अब हम इसको लेंगे 5 मर्त में, तो यहाँ से 5 6 5 30 का 0 हाथ में लगेगा 3, 9 5 45 और 3 48 का 8 हाथ में लगेगा 4, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, और ये हमारा क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। यानी कि इसको अगर हम बात करें तो ये केस फर्स्ट में ही खत्म हो जा रहा है। यानी कहने का मतलब क्या है कि 38,220 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 196 गुणे 195 प्लस कितना 0, यानी कि हमारा जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा दोस्तों, तो 196 हमारा एचसीएफ हो जाएगा, ठीक। आगे चलिए चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन भी यही चीज है। अगर इसमें हम देखें तो हमें 867 बड़ा होगा 255 से, ठीक। तो इसको अगर हम देखें तो हमें क्या दिखाई देगा, सॉरी ये बड़ा होगा, ठीक, ऐसे एरो होगा। तो यदि अब हम इसको अगर बोले तो 867 को हम घर के अंदर डालेंगे, इसको घर से बाहर डालेंगे, ठीक। ये हमारा हो जाएगा केस फर्स्ट होगा, ठीक। तो जब हम इस प्रकार करेंगे तो हमें क्या यहाँ से दिखाई देगा कि इसको हम ले सकते हैं यहाँ पर 2 3 6 गुना के 6 3 गुना के 6, 3 मत में पहले मैं ट्राई करता हूँ। 3 5 15 3 5 15 1 16 3 गुना के 6 और 1 7, सही है, ठीक। तो इसको अगर मैं करूँ तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 0 और ये हो जाएगा कितना 1, ठीक। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 867 इक्वल टू हो जाएगा कितना 255 गुणे 3 प्लस 102। अभी हमारा शेषफल बचा है, यानी कि शेषफल जब हमारा बचा है तो हमारा और भी केसेस बनेंगे, यानी कि अब हमारा केस कितना आएगा 2 आएगा। तो इसमें अगर देखें तो इसमें अब हमें क्या करना होगा, तो अब हमें 255 को अंदर और 102 को बाहर लिखना होगा, ठीक। 2 मर्त में लेते हैं, 2 दूना का हो जाएगा, यहाँ से 2 दूना का 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा।
इसको करेंगे 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 255 इक्वल टू 102, फिर इसको 2 और फिर प्लस में कितना 51, यही ना हमारा यूक्लिड कहता है। ठीक, आगे चलिए, आगे हम चलते हैं किस थर्ड पर। तो जब थर्ड पर आएंगे तो यहाँ से क्या होगा, तो अब हम 51 को बाहर लेंगे और इसको 102 को अंदर, 2 मत में लेंगे, 2 एकम 2, 5 दूना 10। अब हमारा ये क्या हो गया, खत्म हो गया, यानी कि अब हमें 0 मिल गया, अब हम छोड़ देंगे। यानी कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 102 51 गुणे 2 प्लस 0। जब 0 आ जाएगा यहीं पे हम अपना काम खत्म कर देंगे और जो हमारा HCF होगा वो कितना हो जाएगा, 51। तो दोस्तों ये थे हमारे 1 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर 3 नंबर ये सारे मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। आप हमारे अगले वीडियो का इंतजार कर सकते हैं और इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बहुत ही जल्द आपको दूसरा भी वीडियो मिल जाएगा। तब तक अगर दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो, हमारे वीडियो अच्छे लगे हो, आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कीजिए। आज के लिए बस हम इतना ही देखेंगे और अगले के लिए हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि आपके विचार में कोई कहीं हमारे वीडियो में ट्रबल हो या फिर आपके विचार में कुछ ऐसा हो तो प्लीज हमें कमेंट में अपनी राय दें। तब तक के लिए धन्यवाद।